गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम बैक टू एनके अकेडमी। चलिए गाइज, आज का वीडियो सेशन स्टार्ट करते हैं और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं सीरीज एलआर सर्किट। मतलब इंडक्टर और रेजिस्टर को सीरीज में कनेक्ट करेंगे और किसी सेल से कनेक्ट करेंगे और फिर करंट को वेरिएबल करके राइट हम लोग देखने की कोशिश करेंगे कि करंट कैसे वेरी कर रही है सर्किट में, क्योंकि आपको पता है कि जो इंडक्टर होती है वो बैक ईएमएफ प्रोवाइड करती है, ठीक है, अपोजिट डायरेक्शन में ईएमएफ प्रोवाइड करती है, जिसके वजह से जो करंट होगी सर्किट में धीरे धीरे बढ़ेगी। ऑब्वियसली बढ़ेगी, लेकिन बढ़ने का जो तरीका होगा कुछ और तरीके से बढ़ेगी, ठीक है, क्योंकि कोई ऑपोजिशन नहीं होगा तब तो एक अलग तरीका होगा, लेकिन ऑपोजिशन होगा तो उसके बढ़ने का जो तरीका होगा थोड़ा अलग होगा, राइट। जैसे आपको याद होगा कि जब हम लोग किसी भी रेजिस्टर को कैपेसिटर के साथ सीरीज में कनेक्ट करते थे और जब हम सेल को क्लॉज करते थे तो हमने देखा था वहां पे कि उसमें जो चार्जेस होती है वो कैसे वेरी करती है, सर्किट में करंट कैसे इंक्रीज करती है, इस तरह की चीजें हमने पढ़ी थी वहां पे। तो वहां पे हम लोग दो तरीके की चीजें पढ़ा था, याद होगा आपको, उसमें ग्रोथ ऑफ करंट या ग्रोथ ऑफ चार्ज पढ़ा था और डीके ऑफ चार्ज या फिर और डीके ऑफ करंट के बारे में चर्चा हुई थी। इसमें भी वैसी कुछ चर्चा होगी। हमारे पास एक इंडक्टर होगी, इंडक्टर भी बैक मतलब विरोध करती है, तो हम लोग देखेंगे कि उसके विरोध करने के बाद करंट किस तरह से किसी टाइम पर हम निकालने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो आइए देखते हैं। और इसके लिए गाइस आपको इस चैप्टर को अच्छे से अगर एनालाइज करना हो तो पीछे की जो आरसी सर्किट है उसको एक बार अच्छे से देख लीजिए, क्योंकि जो चीज वहां पे पढ़े थे लगभग चीजें यहां पे पढ़ेंगे। हाँ, वहां पे जो सिचुएशंस इनफाइनाइट केस में होती थी वो सिचुएशन यहां पे शुरू के केस में होगी। वो सारी चीजें आपको अच्छे से पता चल जाएंगी जब आप उस चीज को एक बार रिवाइज करेंगे। तो चलिए मतलब जीरो लेवल से स्टार्ट करते हैं। एलआर सर्किट क्लियर है? तो चलिए, एलआर सर्किट में क्या है कि हमारे पास एक इंडक्टर होता है इस तरह से और एक रेजिस्टर होगा और इसे हम लोग किसी सेल से कनेक्ट करने वाले हैं। स्विच है ये, राइट। अब जैसे ही स्विच को हम क्लॉज करेंगे तो क्या होगा, सेल की ईएमएफ ई है, ठीक है। जैसे ही स्विच को हम क्लॉज करेंगे t = 0 पर जैसे ही स्विच को हम क्लॉज करेंगे तो क्या करंट इसमें इंक्रीज करने लगेगी? बिल्कुल, करंट वहां पे वेरी करने लगेगी। जब करंट वेरी करने लगेगी तो क्या इसमें बैक में एक ईएमएफ मिलेगा? बिल्कुल, बैक में ईएमएफ मिलेगा, इस साइड में ईएमएफ मिलेगा और उसके वजह से एक करंट होगी, नो डाउट। तो हम लोग बैक का मतलब इस साइड में, तो इस तरह से यहां प्लस और यहां माइनस ऐसे होती है। तो आप देख सकते हो ये क्या होगी, इसकी जो ईएमएफ होगी वो होगी L × di/dt, यही होती है अगर करंट वेरी कर रही है तो। आपने पढ़ा है इस चीज को। और मेन सर्किट की करंट मान लीजिए उस समय I है, I वेरिएबल है, नो डाउट, I उस समय की करंट है, I जिससे जैसे टाइम बदलेगा I वेरी करेगी। तो सबसे पहला जो केस करेंगे एलआर सर्किट में, सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे ग्रोथ ऑफ करंट, ठीक है। ग्रोथ ऑफ करंट, करंट कैसे बढ़ेगी, ठीक है। लीनियरली तो नहीं बढ़ेगी, ठीक है, कोई ऑपोजिशन नहीं है तो सीधे बढ़ते चले जाएगी, बट ऐसा नहीं है इसमें। तो देखिए क्या है, सबसे पहला काम कि इस सर्किट में हम लोग किरचॉफ्स लॉ लगाते हैं। एक बार ऐसे सर्किट में दौड़ जाते हैं इस तरीके से, ठीक है, यूजिंग किरचॉफ्स लॉ। तो देखिए ऐसे जाएंगे तो प्लस ही, आगे बढ़ेंगे तो प्लस से माइनस है, समझ रहे हो, प्लस से माइनस है तो हायर से लोअर, राइट। तो क्या करें, माइनस करें, -L di/dt। और सर्किट में सबको पता है सर्किट में -IR होती है, क्लियर है, ये चीजें हो जाएंगी। तो अगर हम इसको थोड़ा आगे बढ़ाएं तो हम पा रहे भाई यहाँ पे E - IR = L di/dt। इस तरीके से चीज़ों को हम लोग देख सकते हैं, राइट। और इस dt को यहाँ पे ले आते हैं तो dt/L = di/E - IR। चूंकि I वेरिएबल है, ये I किसी भी इंस्टेंट का है, ठीक है। और आपको पता है कि स्टार्टिंग में, है ना, स्टार्टिंग में जो करंट होगी, स्टार्टिंग में जो करंट इसमें फ्लो कर रही होगी, ठीक है, एकदम शुरुआत की बात मैं करूंगा तो शुरुआत में बच्चों ध्यान से समझना, शुरुआत में कोई करंट नहीं होगी। t = 0 पर करंट क्या होगी? 0। खूब अच्छे से क्लियर है। लेकिन जैसे जैसे समय बीतेगा, जैसे जैसे समय बीतेगा, बीतते 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 इसमें एक मैक्सिमम करंट फ्लो करेगी, मैक्सिमम करंट फ्लो करेगी। मान लीजिए वो I0 है या Imax उसको बोल लो, ठीक है। अब स्टार्टिंग में करंट क्यों नहीं जल्दी से होगी? बिकॉज स्टार्टिंग में ये बहुत ज्यादा अपोज करता है,
स्टार्टिंग में क्या होता है, बहुत ज्यादा अपोज करता है, लेकिन जैसे जैसे धीरे धीरे करंट कांस्टेंट होने लगती है तो आपको पता है कि डी आई बाई डी टी नियरली टेंडिंग टू जीरो हो जाएगा, क्योंकि आई कांस्टेंट की तरफ टेंड करेगी तो डी आई बाई डी टी भी जीरो होने लगेगा, क्योंकि कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन जीरो होता था। तो अगर ये जीरो हो जाएगा तो इसमें क्या हो जाएगा कि ये वाला टर्म ही गायब हो जाएगा, मतलब ये अपोज ही नहीं करेगा, तो एक कांस्टेंट करंट की तरफ बढ़ने लगेगी। ठीक, तो जो मैक्सिमम जो कांस्टेंट करंट इसमें हो रही है वो मान के चल रहे हैं कितनी है, आई नॉट या आई मैक्स। ठीक है, तो इतनी बातें तो कहीं से कोई डाउट नहीं है इसमें। मैंने किसी भी इंस्टेंट पे ये सारी चीजें क्या हो रही है, एट एनी इंस्टेंट टी की बात हो रही है। अब इसको इंटीग्रेट करना चाहेंगे, राइट, तो इसको इंटीग्रेट कर लेते हैं फटाफट, 1/L dt, राइट, ये है। अब यहां पे समझें, t इक्वल्स टू 0 पर, ये वेरिएबल तो यहां i है, तो t इक्वल्स टू 0 पर करंट क्या होगी, 0। t इक्वल्स टू 0 पर करंट क्या होगी, 0। और किसी भी इंस्टेंट t पे जो करंट होगी मान लेते हैं वो i है, किसी भी इंस्टेंट t पे जो करंट होगी वो i। ये तो कंफर्म है कि t इक्वल्स टू 0 पर करंट क्या होगी, 0। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। सो 1/L dt का इंटीग्रेशन t फ्रॉम t माइनस 0, ऐसा कुछ डायरेक्ट लिख देता हूं। अब di बाई, देखिए यहाँ पे e कांस्टेंट है, r कांस्टेंट है, तो 1/x टाइप का है, लीनियर फंक्शन है, तो ln ही होगा, बस कोफिशिएंट से डिवाइड होगा, तो ln e माइनस आई आर, और कोफिशिएंट क्या है, माइनस आर, आई का कोफिशिएंट माइनस आर, तो माइनस आर से डिवाइड फ्रॉम 0 टू i। अब ये माइनस आर को पहले इधर ले लेते हैं, तो माइनस आर बाई एल इंटू टी इक्वल्स एन एल ई माइनस आई आर फ्रॉम 0 टू i, राइट। पहले अपर लिमिट डाल लेते हैं, i डाल लेते हैं, फिर 0 डाल लेंगे, तो ये क्या मिलेगा, r बाई एल इंटू टी इक्वल्स एल एन ई माइनस आई आर माइनस एल एन ई हो जाएगी, बिकॉज 0 डालेंगे तो ये 0 हो जाएगा। सो फाइनली वी गेट एल एन दिस बाई दिस, यानी ई माइनस आई आर डिवाइडेड बाई ई। क्लियर है। अब इसको थोड़ा सा हम लोग यहाँ पे आगे बढ़ाते हैं। अब बच्चों आप देखो ध्यान से कि एल एन ई माइनस आई आर बाई ई हमें मिला है माइनस आर बाई एल इंटू टी, तो ये पूरी क्वांटिटी अगर मैं निकाल लूँ तो ई की पावर माइनस आर बाई एल इंटू टी, डिवाइड करते हैं, और इस तरह से इस चीज को इधर ले आते हैं। क्लियर है। अब यहां से i निकालेंगे तो क्या होगा, e बाई आर क्लियर है। सो दिस i इज व्हाट, e बाई आर इंटू 1 माइनस ई की पावर माइनस आर बाई एल इंटू टी। ठीक, अब इसमें e बाई आर क्या है, जरा इसको समझने की कोशिश करते हैं। e बाई आर का मतलब, अगर ये इंडक्टर नहीं होता, या यूं कहें इंडक्टर काम नहीं करता, मतलब कोई ऑपोजिशन नहीं होता, तो सर्किट में करंट कितनी होती, सोचो, ईएमएफ और रेजिस्टेंस, तो E बाई आर होती, यानी दिस इज द मैक्सिमम करंट विच इज फ्लोइंग इन द सर्किट। ठीक है, जिस मैक्सिमम करंट में इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि ये उस स्थिति में है जिस स्थिति में ये पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है सर्किट में। ठीक है, मतलब ये कोई ऑपोजिशन ऑफर नहीं कर रहा है। तो वैसे केस में अगर आप नेचुरली करंट निकालने की कोशिश करो तो आई क्या हो जाएगा, E बाई आर हो जाएगी। ठीक है, इसलिए E बाई आर को हम चाहे तो आई मैक्स लिख सकते हैं। तो I इक्वल्स क्या हो गया, आई मैक्स इंटू 1 माइनस ई की पावर। अब यहां पे भी एक कहानी है, देखिए L बाई आर हम चाहे तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, माइनस टी, यहां नीचे L बाई आर हम चाहे तो लिख सकते हैं, और L बाई आर को हम लोग टॉ बोलते हैं, इसको आई मैक्स लिख सकते हो, 1 माइनस ई की पावर माइनस टी बाई टॉ, वेयर टॉ इज एल बाई आर, और इसको हम लोग टाइम कांस्टेंट कहते हैं, इंडक्टिव टाइम कांस्टेंट, इंडक्टिव टाइम कांस्टेंट। याद होगा कैपेसिटर में भी ये चीजें थी, टॉ इक्वल्स आर इंटू सी, राइट। तो वहां पे था कैपेसिटिव टाइम कांस्टेंट और यहां पे इंडक्टिव टाइम कांस्टेंट, इसे टॉ बोलते हैं। टाइम कांस्टेंट ही है नो डाउट, इसको हम लोग टाइम कांस्टेंट सिंपली भी बोलते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हमें एक फॉर्मूला मालूम हो गया और हमेशा की तरह याद रहना चाहिए ये
और गाइज ऐसा है ना कि ये फॉर्मूला जस्ट उसी तरह से है जैसे चार्ज वाली थी, याद होगा, Q इक्वल्स Q मैक्स इंटू 1 माइनस ई की पावर माइनस टी बाई टॉ, वहां टॉ क्या था, R इंटू सी। जस्ट उसी तरीके से ये है, बस हमें ये रिजल्ट याद रखना है। ये डेरिवेशन आपको याद रहे कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि ये सारी टॉपिक्स कंपटीशन में, बोर्ड्स में तो है ही नहीं। तो आपको केवल डेरिवेशन चीज यहां पे लास्ट वाली चीजें याद रहनी चाहिए, और याद रहेगा बिकॉज इसका फॉर्मेट जस्ट पहले की तरह है। ठीक है बच्चों, तो हमें यह पता पड़ रहा है कि करंट कैसे चेंज करेगी। मतलब हमें लगता था कि शायद करंट आराम से बढ़ती चली जाएगी, बट वैसा है नहीं। करंट इसमें ऐसी बढ़ेगी, ये ग्राफ देख करके हमें लग रहा है, क्योंकि ये ग्राफ पहले भी आप ड्रॉ कर चुके हो। स्टार्टिंग t इक्वल टू 0 की बात करोगे तो ये पूरा टर्म क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। पूरा टर्म t इक्वल टू 0 डालो तो e की पावर 0 1, 1 माइनस 1 0, सो 0 से स्टार्ट करेगी। और e की पावर माइनस इसका ग्राफ कैसे होता है आपको पता है, तो इस तरीके से ये वेरी करेगी i और t। क्या मेरी बातें क्लियर है गाइज? क्या इसमें कहीं कोई शक है? क्या ये इजी सवाल है? बिल्कुल। और एक और बात गाइज, यहां पे एक ऐसा टाइम होगा, ठीक है, एक ऐसा टाइम होगा जहां पे t टॉ के बराबर होगा। ठीक है, टाइम तो बहुत है, 0 कुछ, तो अगर t टॉ के बराबर हो जाएगा, उस टाइम पर t टॉ के बराबर होगा, तो उस समय करंट यहां पे कितना आ जाएगा। ये भी मैंने आपको वहां पे चार्ज निकालना सिखाया था, तो आपको याद होगा यहां पे लगभग 0.632 के आसपास आता है, 0.632 i, मतलब अगर i मैक्स है, i मैक्स या i नॉट लिख देता हूं मैं, i मैक्स को मैं i नॉट भी लिख सकता हूं। तो मैक्सिमम का 63% लगभग में 63% अगर हो जाता है, तो वैसे केस में जो टाइम यूज होता है, जो टाइम लगता है, उस टाइम को हम टाइम कांस्टेंट कहते हैं, t इक्वल्स टॉ कहते हैं। आपको अच्छे से याद होगा ये चीजें, आपको याद होगा कि जब हम t के जगह पर, ठीक है, t के जगह पर हम टॉ डालते थे तो हमें क्या मिलता था, i इक्वल्स i मैक्स में लिख रहा हूं i नॉट को 1 माइनस e की पावर t बाई टी या माइनस टाई बाई टॉ, मतलब ऐसा कुछ हो जाएगा, और 1 माइनस e। आप इसको कैलकुलेट करोगे तो आपको बताया गया था 2.71 के आसपास होता है। ठीक है, तो यहां पे आप 2.7 वगैरह सब डाल करके और आप देखेंगे कि इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, फाइनली 0.632 के अप्रॉक्स आता है यहां पे। और इस तरह से ये चीज हम समझ जाते हैं। इज इट क्लियर? इसमें कहीं कोई शक तो नहीं है? राइट, मतलब यहां पे टाइम कांस्टेंट का डेफिनेशन भी आपको पता पड़ गया कि वो टाइम जिसके बाद जो सर्किट में करंट होगी वो मैक्सिमम करंट की 63% एक्वायर हो जाएगी, 63% एक्वायर हो जाएगी। तो वो जो टाइम वेस्ट होगा ना, वो टाइम जो लगेगा, दैट टाइम इज नोन एज इंडक्टिव टाइम कांस्टेंट। क्लियर है गाइस? कहीं से इसमें कोई शक नहीं होना चाहिए। तो बहुत ही सिंपल चीज हमने पढ़ा। तो जस्ट लाइक आरसी सर्किट है, ठीक है, बस इसमें इंडक्टर है, नो डाउट, इसमें क्या है, इंडक्टर है, लेकिन चीजें वैसे ही है। हाँ, इसमें क्या इंपॉर्टेंट है वो समझिए। जब आप आरसी सर्किट पढ़ते थे, ध्यान से रहिए, आरसी कैपेसिटर वाला, तो उसमें सर्किट में करंट की मैं बात करता था। तो सर्किट में करंट स्टार्टिंग में क्या होता था, मैक्सिमम होता था, स्टार्टिंग में मैक्सिमम होता था, बिकॉज स्टार्टिंग में कैपेसिटर कोई विरोध नहीं करता, जब वो फुल्ली चार्ज हो जाता है तब वो विरोध करना चालू करता है। अब इस केस में उल्टा है, इस केस में क्या हो रहा है, स्टार्टिंग में बहुत ज्यादा करंट में फ्लक्चुएशन होगा, बिल्कुल जीरो से बढ़ना है उसे, तो काफी चेंज होगा, तो जितना ज्यादा चेंज होगा उतना ज्यादा बैक ईएमएफ। तो ऐसा बोला जाता है जनरली कि शुरू में इतना ज्यादा चेंज होता है कि वो लगभग इंड्यूस्ड ईएमएफ और जो ये इंड्यूसिंग ईएमएफ है दोनों बराबर होता है, तो लगभग ब्लॉक सा हो जाता है। तो t इक्वल टू 0 पर जो इंडक्टर होता है वो किसकी तरह काम करता है, ब्लॉकर का काम करता है। हालांकि इसके बारे में बाद में चल के मेंशन करेंगे, लेकिन अभी भी चीजों को सीख लीजिए। क्लियर है? और कैपेसिटर में ऐसा नहीं था, कैपेसिटर में स्टार्टिंग में वो ब्लॉकर का काम बिल्कुल नहीं करता था, वो तो एक कंडक्टिंग वायर की तरह बिहेव करता था। तो ये एक बड़ी कमाल की चीज है इसमें। और वहां पे हम लोग दो चीज कैलकुलेट करते थे, आपको याद हो, वहां पे हम लोग कैपेसिटर के अंदर चार्ज भी कैलकुलेट किया करते थे और सर्किट में करंट भी। लेकिन इसमें तो वैसा कुछ है नहीं, इसमें सिंपल सर्किट में हम लोग करंट निकालेंगे, इसमें चार्ज थोड़े ना स्टोर होती है कि चार्ज निकालेंगे। तो इसमें केवल और केवल हम लोग क्या निकाल रहे हैं, करंट। हाँ, करंट अगर किसी भी इंस्टेंट पे निकाल लिए तो इसमें एनर्जी कितनी स्टोर होगी जरूर निकाल सकते हैं, क्योंकि हाफ ऑफ LI स्क्वायर हमें पता है, वो तो सीधे फॉर्मूला डाल देंगे तो आ जाएगा। गॉट द पॉइंट? चलिए, तो पहले आप इसको अच्छे से कर लीजिए। अब इसके बाद क्या करेंगे उस पर फोकस कीजिएगा। गाइस, इसके बाद क्या करेंगे, मान लीजिए किसी सेल से हमने इसे लगा रखा है, लगातार करंट फ्लो कर रही है, ठीक है।
और एसटीडी स्टेट एक्वायर कर ली। एसटीडी स्टेट मतलब जिस केस में करंट मैक्सिमम हो जाएगी। उसके बाद अचानक से स्विच को हम ऑफ कर दिए, इस स्विच को हम ऑफ कर दिए और एक सर्किट यहां पे कनेक्ट भी कर दिए ताकि ये सर्किट कंप्लीटली डिस्कनेक्ट ना हो। ठीक है, हाँ सेल से सोर्स से डिस्कनेक्शन हो गया, लेकिन सर्किट से करंट अभी जाने का सर्किट से कोई भी करंट जा सकती है। अगर इसमें कुछ एनर्जी स्टोर है तो वो एनर्जी फिर बाद में इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होगी। इस तरह से हम लोग मैनेज किया हुआ है इसमें। तो उसके बाद हम लोग देखेंगे कि जो इसमें मैग्नेटिक जो एनर्जी स्टोर होती है ना, उस मैग्नेटिक एनर्जी की वजह से, ठीक है, वो धीरे धीरे कम होती है। धीरे धीरे वो क्या होती है? कम। और आपको पता है कि मैग्नेटिक एनर्जी अगर कम हो रही है मतलब मैग्नेटिक फील्ड कम हो रही है, फ्लक्स चेंज होगी, फ्लक्स चेंज होने से फिर करंट फ्लो करेगी, तो ये चीजें होनी है। तो यहां पे जो जैसे हम एक बार क्लॉज कर देंगे, ठीक है, क्लॉज कर देंगे इसको और सेल को डिस्कनेक्ट कर देंगे, तो अब उसमें जो रिमेन्ड जो मैग्नेटिक एनर्जी है वो धीरे धीरे लॉस होना चालू होगी और वो लॉस होने की वजह से एक करंट इंड्यूस्ड होगी। ठीक है, वो करंट उसमें आएगी, लेकिन वो जो करंट होगी वो उसका मैग्नीट्यूड कैसे होगा? क्या वो शुरू में सबसे ज्यादा होगी, फिर धीरे धीरे कम होगी? अगर होगी तो कैसे होगी, उसका वेरिएशन क्या होगा? इस पे अपन पूरी चर्चा करेंगे। गॉट द पॉइंट? चलिए पहले आप इसको अच्छे से कॉपी कीजिए, इसके बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे, करंट का कैसे कमना है, मतलब उसका डी कैसे होना है, उस पर अपन डिटेल चर्चा करेंगे। ठीक है, पहले आप इसको कॉपी कीजिए और इसमें ज्यादा कुछ करना नहीं है, बस ये ग्राफ याद रखना है आपको, ये फॉर्मूला याद रखना है। होपफुली आपको पहले से भी याद होगा, चार्ज के टर्म में आपको याद रहता था, अभी करंट के टर्म में, और ये चीजें तो पहले भी किया हुआ था। ठीक है, तो ये सारी चीजें आप जल्दी से कॉपी कर लीजिए। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं और अब हम लोग पढ़ने वाले हैं डीके ऑफ करंट। आइए देखते हैं। ठीक है, डीके ऑफ करंट। देखिए मान लीजिए कि आपके पास कोई इंडक्टर है और यहाँ पे कोई रेजिस्टर लगा हुआ है और पहले से सेल लगी हुई थी, यानी सेल लगी हुई थी तो करंट अपने स्टेडी स्टेट में पहुंच चुकी होगी एक समय के बाद, राइट, एक समय के बाद अपने स्टेडी स्टेट में पहुंच चुकी है। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं, इसको ओपन कर देते हैं। ठीक है, और यहाँ से एक कनेक्शन ऐसे मैनेज किए रहते हैं। अब इसको ओपन करते हैं और इसको क्लोज करते हैं, राइट। अब इसको ओपन करते हैं और फिर क्लोज करते हैं। अब इससे क्या होगा, ध्यान से समझिएगा। करंट तो इसमें फ्लो कर ही रही थी, मैक्सिमम करंट इसमें कैसे फ्लो कर रही थी, उस केस में मैक्सिमम करंट फ्लो कर रही थी, आई नॉट जिसको मैं बोल रहा हूं। लेकिन अब वो आई मैक्स धीरे धीरे क्या होगी, कम होगी, धीरे धीरे क्या होगी, कम होगी। ठीक है, बिकॉज सेल अब नहीं है कि करंट को लगातार क्या कर सकते, कोई सप्लाई कर सके। ठीक है, तो अब क्या होगा, भाई, अब इसकी जो एनर्जी स्टोर्ड है, राइट ना, अब वो धीरे धीरे रजिस्टर के रूप में, रजिस्टर में हीट के रूप में धीरे धीरे वेस्ट होते चले जाएगी, धीरे धीरे, और धीरे धीरे सर्किट में करंट क्या होता चला जाएगा, कम होता चला जाएगा। ठीक है, क्योंकि आपको पता है कि रजिस्टर की वजह से धीरे धीरे इलेक्ट्रिकल एनर्जी वहां पे लॉस करती चली जाएगी एज ए हीट के रूप में, तो करंट की मैग्नीट्यूड नेचुरली धीरे धीरे क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो वही हमें देखना है कि करंट कैसे घटेगा। तो गौर से देखिएगा, ये कितनी पोटेंशियल डी आई बाई डी टी किसी भी इंस्टेंट में, ये कितनी आई इंटू आर। चलिए यूज करते हैं किरचॉफ्स लॉ। सिंपल सी बात है, ऐसे चलेंगे तो एल डी आई बाई डी टी माइनस, और आगे बढ़ेंगे तो माइनस आई आर इक्वल्स क्या होगा, 0, राइट। सही है, बस दो ही एलिमेंट है इसमें, सेल को तो मैंने हटा रखा है, ये t इक्वल्स टू 0 पर मैंने इसको ओपन कर रखा है। आगे बढ़ते हैं फटाफट। सो माइनस एल डी आई बाई डी टी इक्वल्स आई आर माइनस एल बाई आई। ठीक है, या फिर ऐसा करते हैं, ज़्यादा बेटर होगा, डी आई बाई आई इक्वल्स आर बाई एल इंटू डी टी माइनस के साथ, राइट। इंटीग्रेट कर लेते हैं फटाफट। तो डी आई बाई आई इक्वल्स माइनस आई आर बाई एल डी टी। अब t इक्वल्स टू 0 पर करंट कितनी थी, मैक्सिमम, बिल्कुल आई नॉट में बोल रहा हूं, और किसी t टाइम पर करंट क्या थी, वही तो निकालना है अपन को। यहां पे t इक्वल्स टू 0 पर करंट मैक्सिमम थी, बिकॉज ये स्टेडी स्टेट में पहुंच चुका था, उसके बाद हमने क्लॉज किया है, तो मैक्सिमम से फिर करंट आके घटेगी ना। तो चलिए आगे देखते हैं। तो डी आई बाई आई यानी उसका ln i हो जाएगा, फ्रॉम मैक्स टू आई, and this is what, this is r by l dt का t from 0 to t। तो ये आप लिख सकते हो ln i माइनस ln i नॉट माइनस r by l into t फाइनली। तो ये क्या होगा, ln i by i नॉट इक्वल्स माइनस r by l into t। अब इस पूरे वैल्यू को निकालोगे तो क्या होगा,
आई बाई आई नॉट अगर हम निकालें तो ई की पावर माइनस आर बाई एल इंटू टी। यहाँ से आगे बढ़ें तो क्या होगा, आई नॉट ई की पावर माइनस आर बाई एल इंटू टी। राइट। सो ये हम देख सकते हैं कि जो करंट किसी सर्किट में होगी वो मैक्सिमम करंट इंटू ई की पावर माइनस आर बाई एल इंटू टी हो जाएगी। अब यहां पे अच्छे से देखिए, ये लगातार डिक्रीजिंग फंक्शन है, ठीक है। अगर हम इसका ग्राफ प्लॉट करने की कोशिश करें तो हमें ये चीजें दिख जाएंगी। और गाइस एक और बात, प्रीवियसली भी हमने क्या किया था, इसको हम ऐसा कर सकते हैं, ये डीके हो रही है, ध्यान रखिएगा ये डीके हो रही है, तो हम चाहे तो टी बाई एल बाई आर लिख सकते हैं और एल बाई आर को टाउ बोलते हैं। तो यहां भी हम चाहे तो उस फॉर्मूला को यूज कर सकते हैं। राइट। तो अब चलिए आगे बढ़ते हैं, इसका ग्राफ देख लेते हैं। इसका ग्राफ टॉप से t इक्वल टू 0 पर ये पूरा 1 हो जाएगा तो आई नॉट से ग्राफ स्टार्ट करेगी और इस तरह से घटते चली जाएगी, बहुत काफ़ी देर के बाद ये 0 हो जाएगी। अब इसमें अगर हम ध्यान समझेगा, इसमें अगर हम t बराबर टॉ की बात करें, t बराबर टॉ की बात करें घटने में, तो कितना टाइम लगेगा, ठीक है। तो आपको पता है कि उसमें आता है 63.2 के आसपास, तो 100 में से घटाते थे, आपको याद होगा बच्चों, तो लगभग, ठीक है, लगभग 36.8, लगभग 36.8, 37 आप बोल सकते हो, चलेगा, है ना। तो लगभग क्या हो सकता है, 37 के आसपास, तो लगभग 0.37 आई नॉट, मतलब वो टाइम जिसके बाद करंट अपने मैक्सिमम वैल्यू की 0.37 आई, मतलब 0.37 का मतलब हुआ 37% डीके कर जाएगी। क्या हो जाएगी, डीके कर जाएगी। तो जितना टाइम इसमें लगेगा उस टाइम को हम क्या बोलेंगे, बोलो, ऑब्वियसली टाइम कांस्टेंट, इंडक्टिव टाइम कांस्टेंट। और जब इंक्रीज कर रही थी, ग्रोथ कर रही थी, उस केस में क्या बोला था कि जो मैक्सिमम करंट उसमें हो सकती थी उसकी अगर 63% के आसपास अगर वैल्यूज हो जा रही है, 63% के आसपास वैल्यू जब हो जाए, जितना टाइम लग जाए, तो उस टाइम को हम लोग बोलते हैं इंडक्टिव टाइम कांस्टेंट। गॉट द पॉइंट, इजी है ये, दोनों चीजें सेम है, हालांकि दोनों का आप निकालोगे तो दोनों चीजें क्या आएंगी, सेम। ये डीके के अनुसार से बोली गई है और वो क्या बोली गई है, ऑब्वियसली ग्रोथ के हिसाब से बोली गई है, ठीक है। तो ये चीजें दिमाग में रखेंगे। अब एनर्जी की बात कर लेते हैं, ठीक है। एनर्जी दो केस में निकालते हैं। दो केस में इन ग्रोथ, तो ऑब्वियसली बात है एनर्जी क्या होगी, हाफ ऑफ एल आई स्क्वायर, हाफ ऑफ एल, आई क्या होती है, तो आई नॉट इंटू 1 माइनस ई की पावर माइनस टी बाई टॉ का होल स्क्वायर। मैंने मैक्स यूज किया है तो मैक्स की जगह पर आपको पता है आई नॉट यूज कर सकते हो। 1/2 एल आई नॉट का स्क्वायर और 1 माइनस ई की पावर माइनस टी बाई टॉ का होल स्क्वायर। क्या हम इसको मैक्सिमम एनर्जी बोल सकते हैं, बिकॉज मैक्सिमम करंट है एल आई, तो ये यू नॉट बोल सकते हैं, राइट। तो ये एनर्जी है, क्लियर है बच्चों। किसके लिए, ग्रोथ के लिए, किसी भी इंस्टेंट टी पे, राइट। देख सकते हो टी यहाँ इन्वॉल्व है। और अगर मैं बोलूं इन डी के, राइट, तो डी के में क्या होगी, 1/2 एल आई का स्क्वायर, 1/2 एल आई होती है आई नॉट इंटू ई की पावर माइनस टी बाई टॉ का होल स्क्वायर। तो फाइनली सेम चीज आ रहा है, बट यहाँ चीजें बदल गई, ये हो जाएगा 2t बाई टॉ, ठीक है। इसका स्क्वायर करेंगे तो 2t बाई टॉ, इसको हम यू नॉट बोल सकते हैं और ये हो जाएगा 2t बाई टॉ, राइट। तो इस तरह से सवाल आप इस पे कोई भी हो तो आप फर्स्ट फॉर्मूला याद रखें तो आपसे सवाल बन जाएगा। तो इतनी बातें क्लियर हो गई, हमने दो चीजें कैलकुलेट कर लिया, किसी भी इंस्टेंट पे ग्रोथ जब हो रही होगी तो करंट क्या होगी, ठीक, सर्किट में, और जब हम उसे मैक्सिमम से फिर बैटरी को, सेल को हम अगर डिसकनेक्ट कर दें तो सर्किट में किसी भी इंस्टेंट में घट करके करंट, डीके होकर के करंट किसी टी टाइम में कितनी होगी, उस समय कितनी करंट फ्लो कर रही होगी, ये हमने देख लिया। और साथ साथ हमने एनर्जी भी कैलकुलेट किया।
अब बच्चों थोड़ा सा और हम लोग इस पर डिस्कस करेंगे, पहले आप इस चीज़ को कॉपी कर लीजिए। तो अब हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि कैसे जो इंडक्टर होता है स्टेडी स्टेट में क्या बिहेवियर होती है सर्किट में। जैसे मैंने कैपेसिटर वगैरह में किया था ना कि t = 0 पर ब्लॉकर का काम नहीं करता है और इन्फानाइट पर वो ब्लॉकर का काम करता है। तो फिर t = 0 पर सर्किट में करंट आपसे पूछा जाता था, t = पर स्टेडी स्टेट में आपसे करंट वगैरह पूछा जाता था। तो उसी टाइप का 1-2 सवाल करेंगे तो थोड़ा सा फील आ जाएगा बस, ठीक है। फिर उसके बाद आगे बढ़ेंगे, पहले इसको कॉपी कीजिए। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं और आगे जो आपको मैंने पहले बता रखा है तो उस चीज़ को एक बार रिपीट करते हैं, ठीक है। मैंने जैसा कि जस्ट प्रीवियसली भी बताया आपको कि जो इंडक्टर होता है, ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट में चीज़ों को कीजिएगा। तो इंडक्टर के लिए, ठीक है, t = 0 पर, t = 0 पर क्या होता है, इंडक्टर किसकी तरह काम करता है, ब्लॉकर की तरह। इंडक्टर बिहेव्स एज ब्लॉकर, मतलब वो कोई भी करंट को सर्किट से जाने नहीं देता क्योंकि उसमें मैक्सिमम फ्लक्स चेंज हो रही होती है। तो जो इंड्यूस्ड ईएमएफ होती है वो जस्ट इंड्यूसिंग ईएमएफ के लगभग बराबर होती है, इसलिए कंप्लीटली ब्लॉक करता है। दूसरा, एट t = ∞, या हम इसे बोलते हैं स्टेडी स्टेट। तो स्टेडी स्टेट में ये बिल्कुल कंडक्टिंग वायर की तरह बिहेव करता है, सीधे सीधे करंट जाने देता है, ठीक है। तो किसकी तरह बिहेव करता है, इंडक्टर बिहेव्स एज कंडक्टिंग वायर। ये दो बातें, जैसे आरसी सर्किट वगैरह में भी मैं कैपेसिटर के बारे में डिस्कस किया था, स्टार्टिंग में वो कंडक्टिंग वायर की तरह बिहेव करती है और इनफाइनाइट टाइम पर वो ब्लॉकर की तरह, जस्ट इसका उल्टा देख रहे हो, ठीक है। चलिए एक पॉइंट तो ये है। दूसरी पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, देखिए अगर आपको आरसी सर्किट के ट्रिक के बारे में याद होगा तो मैंने आपको बताया था कि आरसी सर्किट की टॉ अगर कैलकुलेट करनी होती थी R/C, तो सबसे पहले हम लोग क्या करते थे, सबसे पहले हम लोग सेल को शॉर्ट सर्किट करते थे। मतलब सेल को हम कॉरेस्पॉन्डिंग जो डीके वाली करंट है, जिसमें हम लोग डीके वाली जो सर्किट बनाए थे, ठीक है, या डिस्चार्जिंग वहां बोला करते थे, यहां भी बोल सकते हो। तो डिस्चार्जिंग वाले हम लोग सर्किट सबसे पहले बना ले, क्योंकि टॉ बदलती नहीं है, चाहे वो डिस्चार्जिंग का करो या फिर चार्जिंग का करो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो सबसे पहला काम कि हम लोग डिस्चार्जिंग वाली यानी डीके वाली सर्किट बना लें। और डीके वाली सर्किट कैसे बनाते हैं, सेल को हटाते हैं और एक वायर डालते हैं, मतलब सेल को सीधे हटाना है और उसके जगह पर सीधे वायर कनेक्ट करना है। उसके बाद जो इंडक्टर आपके पास है उस इंडक्टर के एंड पे आपको R इक्विवेलेंट निकालनी होती है, ठीक है। तो यहां पे मैं आपको शॉर्टकट कुछ ट्रिक बताऊंगा टू फाइंड टाइम कांस्टेंट। पहले भी बता रखा है, दोबारा मैं चर्चा कर रहा हूं, ठीक है। टाइम कांस्टेंट होता क्या है तो आपको पता है, टाइम कांस्टेंट क्या होता है भाई, L/R, ठीक है। अब शॉर्टकट क्या है समझिएगा। सबसे पहले स्टेप्स कुछ है इसके। सबसे पहले कन्वर्ट कीजिए, कन्वर्ट द सर्किट इनटू डिस्चार्जिंग सर्किट। बाय शॉर्ट सर्किटिंग द सेल, सेल को शॉर्ट सर्किट करके कर लीजिए, ठीक है। एंड फाइंड R इक्विवेलेंट अक्रॉस द इंडक्टर। तो और यहां पे फिर आपका फाइनली जो टॉ हो जाएगा वो होगा L/R इक्विवेलेंट। यही तरीका है निकालने का, ठीक है। तो ये निकल जाए उसके बाद सारे काम हम लोग जल्दी जल्दी कर लेते हैं। तो आइए मैं एक छोटा सा क्वेश्चन करता हूं जहां से आपको पूरी फील आ जाएगी कि कैसे निकालना है। सपोज कीजिए कि आपके पास कुछ इस तरीके का एक सर्किट है, यहां पे हमने एक सेल लगा रखा है इस तरीके से, ये R, ये भी R, ये R, ये इंडक्टर L। अब आपसे पूछा गया है कि इस सर्किट का, ठीक है, टाइम कांस्टेंट बताइए। फाइंड टाइम कांस्टेंट ऑफ द सर्किट।
ठीक है, तो करना क्या चाहिए, सिंपल इसे कनेक्शन करना चाहिए, सेल को हटाना चाहिए। बहुत अच्छे, तो सिंपल हम कैसे बनाएं, देखिए सिंपल हम इसे ऐसे कनेक्ट कर लें और ये हमारा आर है और यहाँ से आगे बढ़ के ये हमारा आर है और फिर ये हमारा आर है और इसके क्रॉस, इंडक्टर के क्रॉस हमें इक्विवेलेंट आर निकालना है। बस इस बात का ध्यान देना है कि ए और बी के क्रॉस मुझे आर इक्विवेलेंट निकालनी है, राइट। अब ध्यान से देखिए, क्या ये दोनों पैरेलल है बच्चों, बिल्कुल ये दोनों पैरेलल। देखिए अरे ऐसे यहाँ कनेक्शन चाहे यहाँ, ये दोनों कैसे हैं, पैरेलल। तो आर आर मिल के क्या हो जाएगा, r/2 और आप देख सकते हो यहाँ r है और ये इंडक्टर है। अब इसके a और b के क्रॉस ये कैसे जुड़ा हुआ है, सीरीज में जुड़ा हुआ है। तो अगर मैं r इक्विवेलेंट निकालूं तो r प्लस r/2 का मतलब हो गया 3r/2। तो अगर मैं टॉ निकालूं तो l/r इक्विवेलेंट विच इज 3r/2, तो फाइनली क्या हो जाएगा 2l/3r। क्लियर है बच्चों। तो इस तरीके से हम जल्दीबाजी में किसी भी सर्किट का हम क्या कर सकते हैं, किसी इंडक्टर के लिए टाइम कांस्टेंट का वैल्यू निकाल सकते हैं बेहद आसानी से। क्लियर है। और गाइज इसी में हम चाहे तो एक सवाल सेट कर सकते हैं कि t = 0 पर करंट कितनी होगी सेल से, t = इनफाइनाइट पर करंट कितनी होगी। इस तरह के भी सवाल हम चाहे तो सेट कर सकते हैं। बस ये लॉजिक यूज करेंगे, t = 0 पर बिल्कुल ब्लॉक करवाएंगे और t = इन्फिनिटी पर सीधे कंडक्टिंग वायर की तरह बिहेव कराएंगे और फिर निकाल लेंगे। इज इट क्लियर बच्चों, कि इसमें कहीं कोई डाउट तो नहीं है। चलिए पहले आप इस चीज को कॉपी कर लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं और एक दो सवाल आपको करके मैं बताता हूं। एक सिंपल सा सर्किट हमें बनाना है, इसमें जस्ट अभी जो बनाया है उसी टाइप का एक सर्किट बना रहा हूं मैं, ऐसे। ये L है, ये भी R, ये भी R, ये भी R और ये 2R, राइट। आपसे सवाल ये पूछा गया है, फाइंड द करंट फ्रॉम द सेल एट t = 0, t = इन्फिनिटी, मतलब एक स्टेडी स्टेट में और एक 0। अब गौर से समझिएगा, t = 0 पर आपको पता है कि इंडक्टर ब्लॉकर का काम करता है, मतलब उससे कोई, उस वाले सर्किट में कोई भी करंट फ्लो नहीं करेगी। अब सोचो, यहां से अगर ये फी है, यहां से ऐसे करंट जाएगी, क्या यहां के बाद आगे जा पाएगी, क्योंकि यही जब ब्लॉक कर देगा तो फिर आगे जाने का कोई मतलब ही नहीं है। मतलब अगर मैं t = 0 की मैं बात करूं और सर्किट में बनाऊं तो हमारा सर्किट कुछ इस तरीके से बिहेव करेगा, हमारा सर्किट कुछ इस तरीके से बिहेव करेगा। सिंपल ये R और ये 2R और ये रहा EMF, सिंपल इस तरह से बिहेव करेगा, बिकॉज यहां से कोई करंट आगे फ्लो नहीं करेगा। 2R R फाइनली क्या हो गया 4R। तो I अगर हम निकालें तो क्या होगा, तो I निकालेंगे तो क्या होगा E/2R R 4R आ जाएगा फाइनली। तो ये आंसर हो जाएगा। क्लियर है, E/4R। चलिए ये तो सही है। अगर मैं पूछूं कि t = इन्फिनिटी पर क्या होगा, तो इन्फिनिटी पर ये सिंगल ऐसे कंडक्टिंग वायर की तरह बिहेव करेगा, राइट। तो अगर मैं ये ए वाला केस हम लोग कर रहे थे, एट t अगर मैं इन्फिनिटी की बात करूं, ठीक है, t = इन्फिनिटी की बात करूं तो क्या होगा, ध्यान से समझिएगा। t = इन्फिनिटी पे क्या होगा, सिचुएशन ऐसी हो जाएगी। ये सिंपल ऐसे कंडक्टिंग वायर की तरह बिहेव करेगा, राइट। तो ये पूरा R, ये R, ये R, ये 2R और ये। इज इट क्लियर। अब देखिए ध्यान से, तो बहुत ही आसान है निकालना। देखिए R क्या हो जाएगा R/2, ठीक है, R/2 और ये 3R हो जाएगा। तो अब R इक्विवेलेंट अगर मैं निकाल लूँ फटाफट, तो देखिए 2R और R सीरीज में, तो ये हो जाएगा 3R। अच्छे से देखिए, ये दोनों मिलके पैरेलल है तो ये हो जाएगा R/2 और ये दोनों सीरीज हो जाएगा तो 3R हो जाएगा। सो फाइनली अब इन दोनों को जोड़ेंगे तो R इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा 3R + R/2 7R/2, ठीक है। तो I अगर निकालना होगा तो E/R इक्विवेलेंट 7R/2 यानी ऐसा।
क्लियर है? तो ये आई उस समय का हो जाएगा जिस केस में इंडक्टर स्टेडी स्टेट में होगा। ठीक है, क्लियर है बच्चों? अब देखो ध्यान से, इसकी ये वाली वैल्यू ज्यादा है या ये वाली वैल्यू ज्यादा है? ऑब्वियसली ये वाली वैल्यू ज्यादा होगी, है ना? आप देख सकते हो ये वाली वैल्यू ज्यादा है। ठीक है, कैसे ज्यादा है आप देख सकते हो। देखिए अगर मैं 2 को नीचे ले आऊं तो 3.5 आर, सोचो E बाई 3.5 आर, और यहाँ पे क्या है E बाई 4 आर। अब E बाई 4 आर थोड़ा ज्यादा बड़ा है और 3.5 थोड़ा कम, तो नीचे अगर कम है तो पूरी क्वांटिटी ज्यादा, तो ये वाली करंट ज्यादा है। ठीक है, यहाँ पे तो कहीं से कोई डाउट नहीं होना चाहिए आप लोग को, बहुत ही आसान है ये। अब गई इसी में, अगर इसी में आपसे एक छोटा सा सवाल और कर दे, बड़ी शानदार होगा वो सवाल। आपसे सवाल ये कर दे कोई कि आप बताओ कि सी वाला एट t इक्वल्स टी, मतलब किसी जनरल टाइम पर इंडक्टर में करंट बताओ। ध्यान रहे ये मैं इंडक्टर में करंट आपसे पूछ रहा हूं, ठीक है? हालांकि इससे भी पूछा जा सकता है। ठीक है, तो ऐसा करते हैं ना, एक छोटा सा सवाल मैं अलग से सेट करता हूं इसको समझाने के लिए। बड़ा मजेदार सवाल होगा, थोड़ा इजी टाइप का करता हूं, थोड़ा इजी टाइप का करता हूं, क्योंकि चीजें तो वही करनी है, समझिएगा अच्छे से। ऐसा है, मेरे पास इंडक्टर L है, ये R, ये R, ये R। देखिएगा ये सवाल बहुत ही, अगर आप अलग अलग बुक्स बनाते हो, बुक्स पढ़ते हो, तो ऐसे सवाल को बनाने के लिए वो काफ़ी लोग मेहनत करते हैं। बुक्स वाले लोग काफ़ी ज़्यादा लेंदी काम करते हैं, किरचॉफ्स लॉ वगैरह बहुत कुछ यूज करते हैं, लेकिन अपन इसमें ट्रिक से बनाएंगे सवाल। सवाल क्या है, ध्यान से सुनो। सवाल बस वही है, फाइंड द करंट इन द इंडक्टर एट एनी इंस्टेंट t। अब बच्चों बहुत सारे लोग इसको अपने अपने तरीके से, सबसे पहले इसमें कुछ करंट दोहराते हैं, फिर इसमें कुछ करंट दोहराते हैं, फिर ये दोहराते हैं, फिर किरचॉफ्स लॉ वगैरह यूज करते हैं, काफी डिटेल में वो काम करते हैं। लेकिन अगर कंपटीशन में से सवाल आ गया तो फिर उतना ज्यादा टाइम हम यूज नहीं करेंगे, बहुत ही शॉर्टकट से और बड़ी ही ऑथेंटिक आंसर हम लोग देने वाले हैं। सो लेट्स सी, पहले इसमें सोचो कि क्या इंडक्टर में कई एक रेजिस्टर लगा हुआ है? बिल्कुल। तो सबसे पहला काम, अगर आपको किसी इंडक्टर में किसी भी टाइम पे अगर करंट निकालनी है तो आप क्या करते हो? पहले इसमें शॉर्टकट सोचो। आपको पता है कि अगर चार्ज हो रही है मतलब करंट ग्रो कर रही है तो इस तरीके का फॉर्मूला होता है। तो सबसे पहले हमें टॉ कैलकुलेट करनी पड़ेगी, राइट? टॉ कैलकुलेट करने के बाद हमें हमें क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा? आई नॉट का मतलब उस इंडक्टर से जाने वाला मैक्सिमम करंट। बी केयरफुल, उस इंडक्टर से जाने वाला मैक्सिमम करंट, ये क्या है? मैक्सिमम करंट थ्रू इंडक्टर। ये ट्रिक याद रखिएगा, कभी नहीं फंसिएगा। मैं सर्किट की बात नहीं कर रहा हूं, मैं सेल की बात नहीं कर रहा हूं, चूंकि ये डेरिवेशन हुआ है सिंगल रेजिस्टर, सिंगल इंडक्टर और एक सेल के लिए, इसलिए आपको तो सब में करंट मैक्सिमम वही थी, इंडक्टर में भी मैक्सिमम करंट वही थी और सेल में भी मैक्सिमम करंट वही थी। लेकिन अगर कहीं पे कुछ इस तरह का सर्किट हो कि सर्किट में कुछ ब्रांचेज में करंट अलग जा रही है और कुछ में अलग जा रही है, तो वहां क्या सोचेंगे? आई मैक्स इज व्हाट? तो आई मैक्स इज बेसिकली द मैक्सिमम करंट थ्रो इन दैट सर्किट इन विच इंडक्टर इज कनेक्टेड। इज इट क्लियर? तो ये चीज हमेशा दिमाग में रखेंगे कि आई नॉट इज द मैक्सिमम करंट थ्रू इंडक्टर। ध्यान रखिएगा इस बात को। और टाउ तो आपको पता है नेट टाइम कांस्टेंट। सो अपन को केवल आई नॉट निकालना है और टॉ निकालना है, और टॉ निकालने का शॉर्टकट आपको पता है, और आई नॉट निकालने का भी लगभग शॉर्टकट मालूम ही है, क्योंकि आई नॉट मैक्सिमम कैसे निकालेंगे? क्या t इक्वल्स टू इंफिनिटी पे होती है? एग्जैक्टली, t इक्वल्स टू इंफिनिटी पर करंट मैक्सिमम होती है। ये बात यहां भी प्रूव हुई है, सबसे ज्यादा करंट तब है जब t इक्वल्स टू इंफिनिटी है। तो अपन को करना कुछ नहीं है, पहला काम तो टॉ कैलकुलेट करना है, ठीक है? तो टॉ कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले सेल को क्या करें? ऐसे कर ले, सेल को क्या कर ले? ऐसे। अब इसके अक्रॉस हम लोग क्या करें? आर इक्विवेलेंट निकालें। तो चलिए सॉल्यूशन में सबसे पहला टॉ कैलकुलेशन करेंगे, ठीक है? पहला काम होगा हम लोग का कैलकुलेशन ऑफ टॉ, और डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करेंगे। देखिएगा, तो आर इक्विवेलेंट निकालना पड़ेगा सेल को शॉर्ट सर्किट करके। जब सेल को शॉर्ट सर्किट कर देंगे तो ये वाली आर और ये वाली आर दोनों क्या होंगी? पैरेलल। अब इसको आगे बढ़ा करके हम यहां भी तो लगा सकते हैं, तो ये पैरेलल, तो आर 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 बाई टू, और आर बाई टू और आर कितना? 3r बाई टू, ठीक है? तो इस इंडक्टर के क्रॉस जो आर होगी r बाई टू प्लस आर हो जाएगी, एंड दिस इज 3r बाई टू। तो हम लोग टॉ तो यहीं से कैलकुलेट कर पाएंगे बेहद आसानी से। टॉ क्या होगा भाई? सो l बाई आर, सो 3r बाई टू विच इज 2l बाई 3r।
तो ये तो हमारे लिए बाएं हाथ का खेल था, टॉ निकाल लिया हमने। अच्छा, अब हम क्या करें, आई मैक्स निकालने की कोशिश करें, सर्किट से नहीं बल्कि यहां से। तो ऐसा देखते हैं, मेन है कि सर्किट में जब मैक्सिमम करंट होगी तो नेचुरली इसमें भी उस केस में मैक्सिमम करंट होगी, तो हम लोग सर्किट में निकालेंगे लेकिन फिर इसमें दे लेंगे। अब देखिए मैक्सिमम करंट निकालने के लिए भाई आपको क्या करना पड़ेगा, ये कंडक्टिंग वायर की तरह बिहेव करना पड़ेगा। तो आई मैक्स निकालने के लिए थोड़ा सा अकल लगाते हैं। क्या सर्किट कुछ इस तरीके का हो जाएगा गाइस? सोचो, बिल्कुल ऐसा ही तो हो जाएगा, बिल्कुल ऐसा हो जाएगा, क्योंकि स्टेडी स्टेट में ब्लॉक करता नहीं है तो सिंपल ऐसे बना दिया। अब सोचिए मैक्सिमम करंट क्या होगी, आर 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 बाई टू एंड दिस इज, तो आर बाई टू एंड आर, फाइनली देखो तो कितना हो जाएगा 3r बाई टू। तो आई यहां से कितनी चली, आई ये मैक्स कितनी चली, तो ये चली e बाई 3r बाई टू, सही है। अब ये आई चली तो क्या इसमें आधी आधी हो गई, बोलो, बिल्कुल। तो आधी आधी हो गई, तो इस वाले ब्रांच में जो मैक्सिमम करंट होगी हमें उसी से मतलब है ना, आई नॉट का मतलब इस वाले ब्रांच में जो मैक्सिमम करंट है उसी से मतलब है। तो आई नॉट क्या होगी, क्या आई की आधी हो जाएगी, बिल्कुल आई की आधी हो जाएगी, आधी इसमें जा रही है। सो ये आधी करेंगे तो क्या होगा, e बाई 3r। ओहो, इसका मतलब हमने आई नॉट निकाल लिया, आई नॉट निकाल लिया, टॉ निकाल लिया, डायरेक्ट फॉर्मुला में डालिए आंसर। सो आई एट एन इंस्टेंट इज e बाई 3r into 1 minus e की पावर माइनस t by tau. What is tau? Tau is 2l by 3r. So 2l by 3r. So this is your answer. ठीक है, अगर आप किताबों में इसका सॉल्यूशन देखेंगे तो आपको काफी ज्यादा मेहनत करना पड़ेगा, जो कि हम लोग करना नहीं है। ठीक है, हम लोग ऐसे क्यों करें, क्योंकि हम लोगों ने ऑलरेडी सारा कुछ निकालने का ट्रिक सीख रखा है। क्या मेरी बातें समझ में आ रही है गाइस? क्या इसमें कहीं से कोई इश्यू है? क्या मेरी बातें अच्छे से क्लियर है? ठीक है, चलिए इसको फटाफट कॉपी कर लीजिए। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं। और आप लोगों के दिमाग में एक बात चल रही होगी कि सर जो शॉर्टकट तो आपने बता दिया, लेकिन किताबें जो बनाती है लॉन्ग कट से, उसे हम कैसे अप्रोच करेंगे? भले एग्जाम में उसे बिल्कुल यूज नहीं करेंगे, लेकिन जानना चाहिए मेथड से कैसे यूज करेंगे। तो आइए मैं गाइस आपको इसमें बताता हूं कि कैसे हम लॉन्ग कट से सेम आंसर करने की कोशिश करते हैं और कैसे वो टाइम कंज्यूमिंग होगा। चलिए मैं आपको बताता हूं। सबसे पहला काम कि सर्किट से कितनी करंट गई। मान लीजिए सर्किट से करंट किसी भी इंस्टेंट पे आई जा रही है। अब आई गई तो इस वाले ब्रांच में कुछ सिंगल क्वांटिटी मान लीजिए, इस वाले ब्रांच में मान लीजिए कि करंट जा रही है कुछ x मान लेते हैं, राइट, x। तो इस वाले ब्रांच में कितनी हो गई, i माइनस एक्स। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है। इस वाले में उस समय में x करंट है, ठीक है। अब ध्यान से समझिएगा, जो पोटेंशियल डिफरेंस है ये क्या होती है, पोटेंशियल डिफरेंस L इंटू डी आई बाई डी टी, और डी आई बाई डी टी क्या होगी भाई, x करंट है इस वाले ब्रांच में, तो डी एक्स बाई डी टी पोटेंशियल डिफरेंस। अब हमें किसी तरीके से x का वैल्यू निकालना है, हमारा मकसद क्या करना है, x का वैल्यू निकालना, राइट। तो अब देखते हैं सर्किट में दौड़ करके, सर्किट में तो दो वेरिएबल है i और x, एक बार इस लूप में चले जाते हैं और एक बार इस लूप में चले जाते हैं। चलिए इन लूप 1 चलते हैं, लूप 1 में फटाफट चलते हैं। तो e माइनस आई आर माइनस आई माइनस एक्स इंटू आर विल बी 0। इज इट क्लियर? अब यहां से थोड़ा आगे बढ़ते हैं तो इस तरह की चीजें हमें देखने को मिलेगी। e प्लस एक्स आर इक्वल्स टू आई आर, सो e प्लस एक्स आर बाई 2r विल बी i। तो यहां से हमने i निकाल लिया, ठीक है। अब i निकाल लिया, फिर लूप 2 में चलते हैं। आइए इन लूप 2 में हम लोग ऐसे बढ़ते हैं, तो माइनस एक्स आर माइनस एल डी आई बाई डी टी, डी आई बाई डी टी की जगह पर डी एक्स बाई डी टी। आगे बढ़ते हैं और इस तरह से अपोजिट डायरेक्शन में जाते हैं, तो प्लस आई माइनस एक्स इंटू आर विल बी 0, राइट। हमारा मकसद क्या है, एक्स कैलकुलेट करना। तो हमारा एक्स में कोई इक्वेशन बनना चाहिए और साथ साथ आई भागना भी चाहिए, क्योंकि ये आर्बिट्रेरी आई माना हुआ है। तो ऐसा करते हैं, माइनस एक्स आर माइनस एल डी एक्स बाई डी टी प्लस आई की जगह पर हम डाल लेते हैं। तो व्हाट इज आई हियर, सो आई की जगह पर डालेंगे तो क्या हो जाएगा, जरा बच्चों देखो तो e प्लस एक्स आर बाई 2r माइनस एक्स इंटू आर विल बी 0। आर से आर पूरा कैंसिल हो जाएगा एलसीएम लेने के बाद, अभी नहीं करते हैं, एलसीएम लेंगे तो। अब इसको पहले तो सॉल्व करते हैं। देखिए आप कितना ज़्यादा इंटीग्रेशन करना पड़ेगा आपको। एक्स आर माइनस एल डी एक्स बाई डी टी प्लस, अगर हम ध्यान से देखें तो ऊपर 2rx हो जाला, e प्लस एक्स आर माइनस 2xr बाई 2 बचेगा, क्योंकि r से r कैंसिल। थोड़ा फास्ट कैलकुलेशन करना चाहिए।
अब गाइज इसमें थोड़ा अकल लगाते हैं और ये दोनों पहले सॉल्व करते हैं और फिर उसको आगे बढ़ाते हैं। पहले छोटा करना पड़ेगा, e/2 और सॉल्व करते हैं तो माइनस एक्स आर हो जाएगा, तो माइनस एक्स आर बाई टू, राइट। सो फाइनली इन दोनों को जोड़ोगे तो आ जाएगा माइनस 3x/2, राइट, प्लस e/2 माइनस एल डी एक्स बाई डी टी इक्वल्स 0। अब यहाँ से x निकालना है। अब देखिए x यहाँ भी है, तो ऐसा करते हैं यहाँ पे हम लोग कुछ काम करते हैं। अब यहाँ पे e/2 कॉमन लेते हैं, राइट, या फिर सीधे 1/2 निकालते हैं यहाँ से, तो e माइनस 3xr हमें देखने को मिलेगा और इधर ले जाते हैं तो एल डी एक्स बाई डी टी, राइट। तो ऐसा करते हैं, इस वाले क्वांटिटी को यहाँ लाते हैं और इस वाले क्वांटिटी को यहाँ, तो l/2 dt, राइट, और dx बाई e माइनस 3xr, ऐसा। अब देखिए यहाँ पे x में dx में t में रिलेशन आ गया। अब यहाँ से अपना आंसर आने वाला है बाई इंटीग्रेशन, तो l/2 का इंटीग्रेशन dt 0 से t और dx e माइनस 3xr इंटीग्रेशन। अब ध्यान से देखिए x की वैल्यू, x का मतलब इस वाले सर्किट में शुरू में क्या कोई करंट रही होगी? नो, इंडक्टर वाले में तो कोई करंट नहीं रही होगी, तो x की वैल्यू शुरू में 0 रही होगी, तो यहाँ पे 0, और किसी t टाइम पर कितनी वैल्यू रही होगी x की वैल्यू? मान लीजिए x ही है, हमें तो x ही चाहिए ना, हमें तो करंट ही चाहिए किसी इंस्टेंट पे, तो वही तो हम लोग को करना है। सो l/2 इंटू टी ही डायरेक्ट। अब 1/x तो ln x कोएफिशिएंट से डिवाइड, तो ln e माइनस 3xr डिवाइडेड बाई माइनस 3r, सही है। कहाँ से कहाँ भाई? 0 से x। इस वाले को यहाँ पे ले आते हैं, तो अगर मैं वहाँ पे ले आया तो क्या होगा देखो जरा, माइनस 3rl t बाई माइनस 3rl t बाई 2, सही है। मैंने कुछ गलत तो नहीं किया? एक बार चेक कर लेना चाहिए। यस गाइज, एक गलती हो गई है यहाँ पे, क्योंकि dt नीचे l आना चाहिए था, ठीक है, नीचे l आना चाहिए था। नो प्रॉब्लम, अभी ज़्यादा बिगड़ा नहीं हम लोग का, चलिए ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ी गड़बड़ हमने कर लिया, तो ये हो जाएगा 3RT माइनस में 3RT बाई 2L एंड दिस इज ln e माइनस 3xr फ्रॉम 0 to x। अपर लिमिट लगाते हैं, माइनस 3RT बाई 2L, अपर लिमिट e माइनस 3xr माइनस लोअर लिमिट 0, तो ये e आ जाएगा। डिवाइड करिए तो e माइनस 3xr बाई e, इसको डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। तो e की पावर ऐसे हो जाएगी, डायरेक्ट भी कर लेते हैं, ऐसे इक्वल्स e की पावर माइनस 3RT बाई 2L। अब इसको करेंगे तो ये आएगा। बच्चों आप देखो पहले इस चीज़ को, अगर आपको इंटरेस्ट लग रहा है ऐसी चीज़ों करने में तो करो, लेकिन सोचो क्या ऐसे सवाल जेईई एडवांस में या फिर कभी भी कहीं छोटे मोटे एग्जाम्स में भी अगर आ गए तो क्या टाइम फ्रेम में कोई कर सकता है? संभव नहीं है। e बाई 3r, आप देख सकते हो हम लोगों ने जो शॉर्टकट से आंसर किया है यही आया था, लेकिन कितना ज़्यादा मेहनत करना पड़ रहा है। आप देखो पूरे सर्किट में जो x मिल रही है उसमें एक इक्वेशन हमें बनाना पड़ रहा है किसी भी तरीके से। तो हमारा प्लानिंग ये था कि i भेज दिया और जानबूझ के इसमें x भेज दिया, तो हमें पता है कि इसमें जो करंट जो इसमें EMF होगी वो L d I बाई डी टी मतलब dx बाई डी टी होगी। तो अपनी प्लानिंग साफ क्लियर ही थी कि हमें x का वैल्यू निकाल लेनी है, तो हम पहले से स्टार्ट कर दिए भाई। इसमें हम लोग KVL यूज कर लिए और i का वैल्यू निकाल लिया, इसमें KVL यूज किया और i का वैल्यू डाल दिया, तो सारा का सारा x में आ गया और फिर इंटीग्रेशन कर लिया। देखिए आइडिया बड़ा आसान है, इसमें यह बात जरूर है कि इसमें हमें नेट टाइम कांस्टेंट्स वगैरह ये सब के चक्कर में बिल्कुल नहीं पड़ना है, लेकिन अब सोचो इंटीग्रेशन बार बार करना पड़ेगा, तो क्या ये बहुत ज्यादा मेहनत का काम है या नहीं? बिल्कुल है। तो सवाल बनाने के लिए तो बना लिया, लेकिन आप देख सकते हो कितना ज्यादा इसमें समय वेस्ट होगा, ठीक। तो होपफुली मेरी बात आपको अच्छे से समझ में आ रही है मैं कहना क्या चाह रहा हूं, ठीक है गाइज। पहले आप इस चीज को कॉपी कीजिए और इसके बाद मैं गाइज एक सवाल और कर देता हूं जो कि आसान ही है, थोड़ा बच्चों को देखने में टफ लगता है लेकिन आसान है। इस तरह के सवाल मैंने आपको आरसी सर्किट में भी कराया था, ठीक है, ग्राफिकल बेस्ड क्वेश्चन। पहले आप इसको कॉपी कीजिए। चलिए बच्चों आज के सेशन का सबसे लास्ट क्वेश्चन लेते हैं, और यह सवाल
काफ़ी फेमस भी है। एक्चुअली आपको आई और टी के बीच का कर्व, दो अलग अलग एलआर सर्किट के लिए आई और टी का कर्व दे दिया जाता है और आपसे पूछा जाता है कि आप बताओ कि किसका स्मॉलर टॉ है या फिर लार्जर टॉ है, दोनों में से कोई, मतलब दोनों को कंपेयर करना होता है। तो ऐसा कर लेते हैं, ये टी में है वो, और ये है आपका करंट, और इस तरीके से, राइट, इस तरीके से ग्राफ आपको दे दिया गया है। अब ये ग्राफ कुछ खास कहता है, अब उसको आपको समझना है कि ये क्या कहता है। ठीक है, ऐसे, ठीक। अब इस ग्राफ को देकर के, ये फर्स्ट ग्राफ है, सेकंड ग्राफ है, तो आपसे पूछा गया कि विच कर्व हैज लेस वैल्यू ऑफ टॉ। ठीक है, ये एलआर सर्किट के लिए खींची गई है। राइट, कैसे सोचेंगे, इसमें क्या आकर लगाएंगे, सोचिए बच्चों। देखो, ये तो ग्रोथ वाली है, मैक्सिमम, देखिए मैक्सिमम करंट जो हो सकती है दोनों के लिए, तो इनफाइनाइट पर सेम ही करंट की तरफ अप्रोच कर रहा है। दोनों ग्राफ सेम करंट की तरफ अप्रोच कर रहा है। देखिए, सेम करंट मैक्सिमम की तरफ अप्रोच कर रहा है, ये भी, ये बाद में अप्रोच करेगा, कुछ देर के बाद लगेगा, लेकिन ये पहले ही हो जाएगा, वो अलग बात है। लेकिन अप्रोच दोनों में मैक्सिमम करंट सेम ही है। बहुत अच्छे। अब एक बात मेरे को बताइए, जो टाइम कांस्टेंट होता है, ठीक है, टाइम कांस्टेंट जो होता है, आपको पता है कि मैक्सिमम करंट जब सेम है तो टाइम कांस्टेंट होने के लिए 0.63 आई नॉट, बिल्कुल आई नॉट जब दोनों का सेम है तो जो दोनों का 0.63 आई नॉट का वैल्यू सेम होगा। अच्छा, तो आगे थोड़ा बढ़ाते हैं। अब देखो ध्यान से, एक को इतना करंट अचीव करने में कम समय लगता है, एक को कम समय लगा और एक को ज्यादा समय लगा, और जो समय लगता है इतना करंट को अचीव करने में, वही टाइम कांस्टेंट होती है उस इंडिविजुअल सर्किट की। बिल्कुल, तो आपको साफ दिख रहा है, आपको साफ दिख रहा है कि τ1 कम है किससे, τ2 से। आप देख लो अच्छे से, τ1 कम है किससे, τ2 से। मतलब सेकंड वाले जो कर्व में ज्यादा टाइम लगेगा यहां पे अचीव करने में, तो जो उतना अचीव करने में जो वक्त लगता है उसी को तो टाइम कांस्टेंट कहते हैं। तो साफ क्लियर है कि τ1 इज लेस देन, तो आंसर इज कर्व 1। क्लियर है बच्चों? तो इस तरह से कोई भी सवाल पूछा जाए तो आप थोड़ी अकल लगा लीजिए। यहां पे कभी कभी डिक्रीजिंग वाले में भी होती है, तो सिमिलरली आप अकल लगा लीजिए और सवालों को खुद से डील कर लीजिए, कहीं से कोई डाउट नहीं है। इसी तरह से ऐसे भी सवाल अगर मिल जाए आपको, इस तरह से मिल जाए, अगर इस तरह से ऐसे मिल जाए, तो सब कहां की तरफ करंट अप्रोच कर रही है, जीरो की तरफ। ठीक है, अब यहां पे भी सेम काम, क्योंकि दोनों का स्टार्टिंग का मैक्सिमम करंट सेम है। अब क्या करेंगे, आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे। आपको पता है कि इसमें 0.37 आई नॉट जब हो जाती है, उस केस में जो टाइम लगती है, टाइम कांस्टेंट। अब यहां पे अच्छे से देखिए, यहां पे अगर फर्स्ट है और सेकेंड है, यहां पे आप अच्छे से देखिए, ये T1 और ये T2। क्लियर है? तो आप देख सकते हो, यहां पे T1 नहीं है बल्कि ये τ2 है। सेकेंड कर्व का τ2 में डिनोट कर रहा हूं, फर्स्ट का τ1। यहां पे क्या ज्यादा हो रहा है, यहां पे τ1 ज्यादा हो रहा है, τ2 कम हो रहा है। तो आप देख सकते हो ये कब के लिए है, ये तो फॉर एलआर तो है ही नो डाउट, लेकिन डीके के समय का है ये, राइट। तो डीके में क्या देख रहे हैं कि डीके में जो ऊपर एग्जिस्ट कर रही है उसका जो टाइम कांस्टेंट है थोड़ा ज्यादा हो रहा है, और ग्रोथ वाले में जो ऊपर हो रही है उसका टाइम कांस्टेंट कम हो रहा है। ठीक है, तो ये चीज दोनों ग्राफ आपको अच्छे से फील करना है। क्या मेरी बातें गेट करेगा? क्या इसमें बहुत ज्यादा टफ चीज है? बिल्कुल नहीं टफ है। ठीक है, चलिए गाइस, तो इस तरह से हम लोगों ने आज के डेट में एलआर सर्किट कंप्लीट कर लिया। होपफुली आपको एलआर सर्किट काफी अच्छे से समझ में आया होगा। इसको आप बार बार आरसी सर्किट से कंपेयर करें, क्योंकि आरसी सर्किट मैंने काफी डिटेल बता रखा है, आपको याद भी होगी चीजें, काफी डिटेल मैंने चर्चा करी है आरसी सर्किट पे। तो उस पे जो चीजें वहां पे करी थी, लगभग चीजें हम लोग यहाँ पे भी वैसे ही कर रहे हैं। क्या मेरी बातें क्लियर है? सवाल तो ऐसे बहुत सारे सेट किए जा सकते हैं, लेकिन आपको एक बेसिक आइडिया हो गया। चीजों को अंडरस्टैंड में अगर आपने ले लिया तो फिर आप कहीं से भी कोई भी टॉपिक इसमें फंसा नहीं सकते हैं। तो मिलते हैं गाइस जस्ट नेक्स्ट वीडियो सेशन में, और नेक्स्ट वीडियो सेशन में हम लोग एसी जनरेटर के बारे में बात करेंगे, डायनेमो के बारे में बात करेंगे, और उसके बाद हम लोग का